बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम जो सबक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सनअत व ज़राअत का चूली दामन का साथ है, और ये आपकी रीडिंग बुक का पेज नंबर 101 यानी सफ़ा नंबर 101 है। सब बच्चे ओपन कर लें इसको। सबसे पहले सबक के नाम से हम देखेंगे कि सनअत और ज़राअत कवायद की रूह से मुरक्कब अतफ़ी है, क्योंकि दो बामानी अल्फाज के दरमियान में वाव आ रहा है। और सनअत का मीनिंग कारीगरी, वाव हरफ इजाफ़त, ज़राअत का मीनिंग खेती बाड़ी, का है हरफ इजाफ़त, चूली दामन का साथ यानी लाजमी साथ, ज़रूरी है, इन दोनों का आपस में ज़रूरी है साथ। अब हम देखेंगे कि इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है। मकसद है कि सनअत और ज़राअत में जदीद तरीक़ों और फ़वाइद से आगाह होना, यानी सनअत और ज़राअत के जो जदीद तरीक़े हैं और उनसे हासिल होने वाले फ़वाइद से आपको आगाह करना। जी, यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि सनअत और ज़राअत जो हमारा खेती बाड़ी है, ये फसलों में जो है वो हल चलाए जाते हैं ट्रैक्टर की मदद से। उसके बाद जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि गंदम के लिए थ्रेशर, अक्सर गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि गंदम के लिए थ्रेशर लगाई जाती है। यहाँ पे भी आपको उसी की तस्वीर सामने दिखाई जा रही है। तो अब हम इस चैप्टर की जो है वो बाकायदा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेड पेंसिल्स आप सब बच्चे अपने हाथ में रखें, और मैं जो आपको मायनी और कवायद की रूह के अल्फाज बताऊँगी आपने वो साथ साथ लिखते जाना है। अब हम इसकी बाकायदा रीडिंग शुरू करते हैं। जी, दुनिया में तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरक्की का राज क्या है? तरक्की याफ्ता यानी तरक्की पाया हुआ, अक़वाम यहाँ पे जमा है, इसका वाहिद कौम। उसके बाद जो अलामत यहाँ पे इस्तेमाल हुई इसको हम कहते हैं सवालिया अलामत। तालीम, दौलत, ज़राए नक्लो हमल, जदीद असले की बहतात है। इसके इन तमाम अल्फाज के दरमियान में सिंगल कॉमा की अलामत यूज़ हुई है, इसको हम कहते हैं अलामत वक्फ़ा। ज़राए का मीनिंग है वसाइल, नक्लो हमल सामान वग़ैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का अमल को कहते हैं नक्लो हमल। और जदीद असले की बहतात, बहतात का मीनिंग है कसरत, जदीद नए तरीके, नए अंदाज, असले जंग के हथियार को कहते हैं असला। इनमें से सिर्फ तालीम किसी भी मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकती है। इसके अलावा वहाँ के कुदरती वसाइल यानी कुदरती अशिया, मुराद दरख्त, पानी, हवा, मट्टी वग़ैरह, कुदरती वसाइल और इनका दुरुस्त इस्तेमाल भी तरक्की के लिए अहम साबित होता है। अगर हम कुदरती वसाइल की बात करें तो अल्लाह ने कितनी खूबसूरत तकसीम की है। किसी इलाके को तेल की दौलत से मालामाल कर दिया है, तो किसी जगह की ज़मीन में ऐसी तासीर रख दी है, तासीर का मीनिंग है असर, खासियत, कि वो सोना उगले। किसी के पहाड़ों में मदनियात के ख़जाने छुपा दिए, मदनियात का मीनिंग लिखें वो चीज़ें जो कान से निकलें, छुपा दिए कि इंसान अपनी कोशिश से इन्हें इस्तेमाल में लाए और भरपूर फ़ायदा उठाए। तो किसी मुल्क के दरियाओं को ऐसी नेमत बेमिसाल बना दिया कि वो वलीउल्लाह इन पानियों पर नमाज पढ़ें, कि वलीउल्लाह यानी अल्लाह के वली। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का शुमार इन खुशकिस्मत ममालिक में होता है। ममालिक यहाँ पे मुल्क की जमा है, इसका वाहिद मुल्क, जिनके पहाड़ मदनियात से लबरेज़ हैं। लबरेज़ भरा हुआ, मदनियात से लबरेज़, मदनियात का मीनिंग मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ, वो चीज़ें जो कान से निकलती हैं। तो ज़मीन काश्तकारी के लिए बेमिसाल, काश्तकारी का मीनिंग खेती बाड़ी, काश्तकारी के लिए बेमिसाल, और इसी काश्तकारी को बुनियाद बनाकर हम सनत में तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। मनाजिल यहाँ पे जमा है, इसका वाहिद है मंजिल। जब हम सनत की बात करें, जब कवायद की रूह से इसम मौसूल हैं, सनत की बात करें तो ज़राअत ने हमारे मसाइल हल कर रखे हैं, क्योंकि हमें और ममालिक की तरह अपनी सनत को चलाने के लिए ज़रई अजनास दूसरे मुल्कों से मंगवाने की ज़रूरत नहीं। हम गंदम की फसल उगाते हैं, इसे अपनी तमाम ग़ज़ाई ज़रूरियात बाहुस्न पूरी करते हैं। गंदम दूसरे ममालिक को बरामद करके, बरामद माल की रवानगी यानी माल हम बाहर के मुल्कों में भेज कर और फिर पैसा लेते हैं उनसे। गंदम दूसरे ममालिक को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला हासिल करते हैं। कसीर यानी कसरत से, ज़र मुबादला का मीनिंग है वो पैसा जिसके ज़रिए बैनुल-अक़वामी तिजारत होती है। ये हमारी ग़ज़ाई फ़सल है, लेकिन इसको हम सनत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी गंदम है, ये हमारी क्या है, इन्होंने आपको बताया कि ग़ज़ाई फ़सल है, लेकिन इससे हम सनत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जब हम बाहर के मुल्क भेजते हैं तो उससे हमें पैसा हासिल होता है और फिर हम वो पैसा अपनी सनत में लगाते हैं। घरेलू सतह पर रोटी के अलावा सनती पैमाने पर बिस्किट, डबल रोटी,
मफ़न और कई मसनूआत, मक्खन, सॉरी बेटा ये मक्खन लफ्ज़ है, यहाँ पे आपको प्रिंटिंग मिस्टेक हुई भी है और इसको करेक्शन कर लें। और कई मसनूआत में गंदम का इस्तेमाल हमारी मईशत को तक़वियत पहुँचा रहा है। मसनूआत बनाई हुई चीज़ें इसका मीनिंग है। मईशत, मईशत का मीनिंग है रोज़गार, तक़वियत, ताकत। इसी तरह गंदम से हासिल होने वाला भूसा डेयरी फार्मिंग में जानवरों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये भी हमारी सनत को बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचा रहा है। बिलवास्ता का मीनिंग है वसीले या ज़रिए से। ये बेटा बिलवास्ता लफ्ज़ है, इसको बाल वास्ता नहीं पढ़ना। यहाँ पे अलिफ जो है वो साइलेंट है, लिखने में आएगा लेकिन बोलने में नहीं आएगा। तो क्या है कि जो भूसा है उससे क्या होता है, हम अपनी सनत में उसको इस्तेमाल करके और हम अपनी सनत में भी जो है वो सनत में तरक्की कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अगर हम गन्ने की फ़सल की बात करें तो ये फ़सल भी पाकिस्तान की ज़राअत में कलीदी हैसियत रखती है। अब हम गन्ने की फ़सल की बात करें तो ये कलीदी का मीनिंग है मरकज़ी। हम गन्ने से गुड़ और चीनी की ज़रूरियात बखूबी पूरी कर रहे हैं। अब हम गन्ने से क्या करते हैं, गुड़ और चीनी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। गन्ने का सनत में इस्तेमाल वसी पैमाने पर किया जा रहा है। ये कारखानों में तवानाई का अहम ज़रिया है। तवानाई का मीनिंग ताकत। पहले जो काम कोयले और गैस से किया जाता था, अब वही तवानाई गन्ने का खस फराहम करता है। खस कहते हैं सूखी घास फूस का तिनका, जो गन्ने का जो गन्ने का रस जब चूसने के बाद उसके जो पीछे उसका वो एक रह जाता है तिनका घास फूस का, उसको हम कहते हैं खस, जो सस्ता भी है और आसान भी। पहले क्या होता था कि कोयले और गैस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब तवानाई जो है वो गन्ने की खस से ये पूरी की जा रही है, जो सस्ता भी है और ये आसान तरीका भी है। कुछ अरसा कबल तक गन्ने की खस को सिर्फ चीनी और गुड़ बनाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे अलिफ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपने खुद ऐड कर लेना है। अब इसका इस्तेमाल हर तरह की सनत, मसलन कपड़े की सनत, सीमेंट फैक्ट्री में भी बतौर ईंधन हो रहा है, यानी आग जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हम सनत में ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इसी तरह गन्ने के खस और गंदम के भुस से कागज़, गत्ता और कई मसनूआत बनाई जाती हैं। वो भी ज़राअत का सनत में इस्तेमाल और ज़राअत का सनत को फैलाना और फ़ायदा पहुँचाना है। हम किसी भी ज़रई जिन्स की बात करें तो वो हमारी सनत से किसी न किसी तरह मुंसलिक दिखाई देती है। मुंसलिक वाबस्ता, यानी हम किसी भी ज़रई पैदावार की बात करें तो वो ज़रई पैदावार ना सिर्फ ज़रई फ़सल हमारे लिए है फ़ायदेमंद है, बल्कि वो ज़रई फ़सल कहीं ना कहीं हमारी सनत में भी, सनत के साथ भी मुंसलिक वाबस्ता जुड़ी हुई नज़र आती है। क्योंकि सनतों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत दरपेश होती है, इनमें से बेशतर हम अपने मुल्क की ग़ज़ाई अजनास से पूरी कर लेते हैं, किसी सनत में बुनियादी ज़रूरत के तौर पर और किसी सनत में ईंधन या तवानाई के तौर पर। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान की सनत में अहम सनत कपड़े की है। ये पाकिस्तान के ज़र मुबादला में बुनियादी हैसियत की हामिल है। ज़र मुबादला का मीनिंग मैंने आपको बताया पहले भी कि बैनुल अक़वामी तिजारत का पैसा। उसके बाद पाकिस्तान कवायद की रूह से इसम मारफा ख़ास मुल्क का नाम है। पाकिस्तानी कपास का आला मयार दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। इससे हासिल होने वाले कपड़े से ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात बखूबी पूरी कर रहे हैं, बल्कि इसकी बरामद से दुनिया से भरपूर ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। अब क्या है कि कपड़े की सनत से ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि हम जब कपड़ा बाहर के मुल्कों को फ़रोख्त करते हैं तो उससे हम पैसा भी कमाते हैं और वो पैसा हम सनत में भी फिर लगाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान एशिया का 8वां बड़ा कपड़ा बरामद करने वाला मुल्क है। अब पाकिस्तान जो है वो एशिया का 8वां बड़ा कपड़ा बरामद करने वाला मुल्क है, यानी जहां कपड़े की सनत मौजूद है। इस सनत से हासिल होने वाले ज़र मुबादला की शरह पाकिस्तानी मईशत में 8.5% है। इसके अलावा ये चूँकि पाकिस्तान के सबसे बड़ी सनत है, तो ये बहुत से लोगों के लिए ज़रिए रोज़गार भी है। अब क्या है कि ये पाकिस्तान में जो कपड़े की सनत है ये बहुत बड़ी है, तो इस सनत में जितने भी मज़दूर काम करते हैं उनके लिए उनके रोज़गार का ज़रिया भी ये सनत है, कपड़े की सनत। नेक्स्ट देखें,
اگر ہم صرف کپاس کی فصل کی بات کریں تو سب سے پہلے اس سے کسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کپاس کی فصل سے سب سے پہلے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کسان کو۔ اس ایک فصل سے کپڑے کی صنعت کے 6 چھوٹے یونٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک فصل سے اس صنعت سے کتنے یونٹ کام کرتے ہیں؟ 6، جن میں کتائی، بنائی، پروسیسنگ، رنگ سازی، کپڑا بنانا اور سوت بنانا شامل ہے۔ یہ سوت لفظ ہے، سوت کہتے ہیں روئی یا اون سے کاتا ہوا تاگا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بہت سے جو ہے وہ صنعت چھوٹے یونٹ جو ہیں اس میں کون کون سے؟ ایک تو کتائی کٹنگ کرنے والا، بنائی بننے والا، پروسیس جو کرتا ہے اس کپڑے کی، پھر جو اس کپڑے کو رنگ دیتا ہے، رنگ سازی، کپڑا بنانا، کپڑا بنانے والی جو یونٹ ہے وہ، اور سوت۔ یہ 6 یونٹ اس سے منسلک ہیں۔ کس سے؟ کس فصل سے؟ کپاس کی فصل سے، کپاس کی صنعت سے۔ ان تمام مراحل پر کام کرنے والے افراد کا ذریعہ معاش بھی اس ایک فصل پر ہے۔ چنانچہ ہمیں ایسی اجناس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے جو ملکی معیشت کو مضبوط بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہوں۔ زراعت کا اطلاق صرف فصلوں تک محدود نہیں۔ اطلاق کا میننگ ہے جاری کرنا۔ انواع و اقسام کے پھل، انواع و اقسام طرح طرح کے مختلف انواع و اقسام قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہے، 2 بامعنی الفاظ کے درمیان میں واو آنے کی وجہ سے۔ انواع و اقسام کے پھل، سنگل کوما علامت وقفہ، سبزیاں، بیج، دالیں، ڈیری فارمنگ، مچھلی فارمنگ اور مرغی خانے، یہ بھی کسی نہ کسی طرح زراعت کا حصہ ہیں۔ وسیع پیمانے پر ان اشیاء کا استعمال دیکھا جائے تو ان تمام کے ساتھ منسلک دکھائی دیتی ہیں۔ پاکستان کے پھل دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ جو پاکستان کے پھل ہیں ان کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ وہ ساری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، لیکن ہم زیادہ دیر تک ان کی تازگی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ ہم ان پھلوں کی تازگی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکتے، یعنی ان کو تازہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا ہوتا ہے کہ عالمی منڈی تک رسائی کے خاطر خواہ ذرائع موجود نہیں۔ انہیں پھلوں کے مؤثر استعمال کے لیے، انہی پھلوں کے مؤثر اثر کرنے والا استعمال کے لیے اگر ہم ملک میں جوس، جام اور دیگر مصنوعات کے کارخانے لگا لیں تو کئی گنا زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور پھلوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ پھلوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہم ملک میں جوس اور دیگر مصنوعات کے کارخانے لگا لیں تو اس طرح ہم پھلوں کی تازگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور پھلوں کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کو ذریعہ معاش فراہم کر کے بے روزگاری میں کمی کی جا سکتی ہے۔ جب ہم ظاہری سی بات ہے کہ نئے کارخانے اور نئی صنعتیں بنائیں گے تو اس میں ہمیں صنعت میں کام کرنے کے لیے لوگوں کی بھی ضرورت پڑے گی، تو اس طرح جو بہت سے بے روزگار لوگ ہیں ان کو بھی روزگار مل جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں، بالکل اسی طرح اپنی ضرورت سے زائد مچھلی اور مرغی کے گوشت کو ہم باہر کے ملکوں کو برآمد کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کھانے کی اشیاء تیار کرنے کے ہوٹل، ریسٹورانوں میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے ہماری معیشت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ معیشت، روزگار، اس کا میننگ ہے مختصر یہ کہ ہمارے ملک کی ترقی کا دار و مدار جس قدر زراعت پر ہے اسی قدر صنعت پر بھی ہے، کہ ہمارے ملک میں جتنی اہمیت زراعت کو حاصل ہے، زرعی فصلوں کو حاصل ہے، اسی قدر اس کو صنعت کو بھی اہمیت حاصل ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے، زرعی جدت پسندی اختیار کی جائے۔ جدت پسندی ہوتا ہے نئے انداز، نئے طریقے، زیادہ فائدہ دینے والی اجناس کاشت کی جائیں۔ حکومت کسانوں کو بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی خریداری میں رعایت دے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کے ایک تو نئے طریقے اپنائے جائیں اور زیادہ فائدہ دینے والی اجناس کاشت کی جائیں جو زیادہ فائدہ دیتی ہیں، جن سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں برآمد کرنے کے بعد زیادہ جو ہے وہ پیسہ ملتا ہے۔ حکومت کسانوں کو بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی خریداری میں رعایت دے۔ اب حکومت کا کام کیا ہے کہ وہ کسانوں کو بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی قیمت جو ہے وہ کم کر ان کو چیزیں دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو خرید سکیں اور زراعت میں ترقی ہو۔ نتیجتاً صنعت خود بخود ترقی کرے گی، ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ جب ہماری صنعت اور زراعت ترقی کرے گی تو ہمارے ملک سے غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو صنعت میں کام کرنے کی وجہ سے روزگار مل جائے گا۔ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ معیار زندگی گزارنے کا معیار
ہم بیرونی ممالک کے قرضوں سے آزاد ہو سکیں گے اور ایک خود مختار قوم کے طور پر دنیا میں ابھر سکیں گے۔ جب ہماری ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا تو ہم بیرون ملک یعنی باہر کے ملکوں سے قرضوں سے بھی کے قرضوں سے آزاد ہو جائیں گے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک خود مختار کا میننگ ہوتا ہے با اختیار، اپنے عمل پر قادر، خود سے جو ہے وہ اپنے با اختیار خود سے فیصلہ کرنے والا۔ تو ہمارا ملک جو ہے وہ خود مختار، ہم قوم جو ہے وہ خود مختار قوم کے طور پر دنیا میں ابھر سکیں گی۔ جی بیٹا، یہاں تک آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب بچوں نے میننگز لکھ لیے ہوں گے۔ یہاں پہ کچھ آپ کی بکس پہ مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ جی بیٹا، اس میں سب سے پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے لفظ ہے دار و مدار۔ اس کا میننگ ہے انحصار، منحصر ہونا۔ زر مبادلہ وہ پیسہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت ہو۔ افزائش، کثرت، ترقی، ناگزیر، لازم، ضروری۔ معیشت، روزگار، وجہ معاش، اور مانگ کا میننگ ہے طلب۔ یہ معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں، اور آج کی ڈائری آپ کی کیا ہے کہ اس ریڈنگ کے دوران جو آپ نے الفاظ معنی اپنی بک پہ لکھے ہیں ان کو خوش خط کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔